हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आपके फिजिक्स में। अगर क्लास 12 की बात करी जाए तो फिजिक्स में अगर जाएं चैप्टर 3 पर, करंट इलेक्ट्रिसिटी पर, तो उसमें हमारे आज इस वीडियो में 3 टॉपिक एक साथ कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। आज हम बात करेंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध की, कि भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है और सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, सेल का टर्मिनल विभवांतर कितना होता है। यानी कि सेल से रिलेटेड आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर इस वीडियो में डिस्कस किया जाने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और अपना जितना भी बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आता है इन टॉपिकों से सारा इस वीडियो में आपको कवर होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने नए दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें सेल के आंतरिक प्रतिरोध की, कि भाई सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होता है, आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। तो भाई अगर एक हमारे पास सेल है, सेल का मतलब एक बैटरा है मान लिया, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, एक प्लस टर्मिनल होगा, एक माइनस टर्मिनल होगा, और इसके अंदर क्या होगा, विद्युत अपघट्य भरा हुआ होगा। ठीक है, प्लेट्स वगैरह होंगी और उन प्लेटों के बीच में क्या भरा हुआ होगा, विद्युत अपघट्य भरा हुआ होगा, और वो विद्युत अपघट्य मान लिया H2SO4 है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य, यानी कि इसकी कहानी है सब, कि सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य होता है, और जब हमने इन्हें तार से जोड़ दिया सेल को, और यहाँ से हमारा आवेश जाना जब शुरू हुआ, तो ये जो आवेश प्रवाहित हुआ, यानी कि विद्युत धारा जब बहनी शुरू हुई, ठीक, तो सेल के अंदर धारा के प्रवाह में, तो सेल के अंदर ये जो विद्युत अपघट्य भरा हुआ है ना भैया, ठीक है, ये क्या करेगा, विद्युत अपघट्य धारा के प्रवाह में कुछ अवरोध डालेगा, कुछ रुकावटें उत्पन्न करेगा। मान लिया ये इसके अंदर विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, ठीक, तो ये विद्युत अपघट्य जो विद्युत धारा चली उसके मार्ग में कुछ बाधाएं उत्पन्न करेगा। और वो तो नॉर्मल सी बात है, जैसे अगर तार की बात करी जाए धातु के, तो धातु का जब तार के अंदर आवेश चलता है तो जो पदार्थ है वो खुद उसके मार्ग में रुकावटें उत्पन्न करता है, तो वहां से तो प्रतिरोध बनता है। ऐसी जब विद्युत अपघट्य, जो सेल के अंदर विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, ठीक है, और जब आवेश चलेगा, विद्युत धारा चलेगी, तो ये विद्युत धारा के मार्ग में कुछ अवरोध, कुछ रुकावटें उत्पन्न करेगा, और जिसे कहा जाएगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक का मतलब है कि इसके अंदर जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है। सही है, ध्यान से समझते रहो, बस यहां से विभव पतन उत्पन्न होने वाला है, जहां से बहुत मोस्ट टॉपिक बनता है आगे चलकर। ठीक है, तो क्या होने वाला है कि भाई हमारे पास जो सेल है, सेल के अंदर जो हमने तेजाब भर दिया, H2SO4 विद्युत अपघट्य भर दिया, और जब हम उस सेल को यूज कर रहे हैं, इन्वर्टर वगैरह पर लगा दिया बैटरी को, तो जो उसमें से धारा चलकर आ रही है बैटरी में से, ठीक है, तो विद्युत अपघट्य उसके मार्ग में जो रुकावटें उत्पन्न कर रहा है, धारा के प्रवाह में जो बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, उसे बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं और यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो बढ़िया करके हेडिंग डाल लेना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और है कि सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य पदार्थ द्वारा, कि सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य पदार्थ द्वारा सेल के अंदर धारा के प्रवाह में, ठीक है, सेल के अंदर जब विद्युत धारा चली तो विद्युत धारा के प्रवाह में डाले गए अवरोध या रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इतनी सी परिभाषा है, बस ध्यान से समझना है कि कोई सेल है, उसके अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ है, तो वो विद्युत अपघट्य पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में डाले गए अवरोध को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और सेल के आंतरिक प्रतिरोध जो है भैया, उसे प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। सही है, इन्हें भी समझना है हाथों हाथ, अच्छे से लिख लेना है बिल्कुल बढ़िया करके, कि सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य पदार्थ द्वारा सेल के अंदर धारा के प्रवाह में डाले गए अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक बताइए। ठीक, तो बात करें अगर कारक की, तो पहला कारक आता है विद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोड की प्रकृति, यानी कि ये जो विद्युत अपघट्य भरा हुआ है इसके अंदर, और ये जो इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, धात्विक जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, तो इनकी प्रकृति पर, प्रकृति का मतलब है कि अर्थात सेल के पुराने होने पर, अगर सेल पुराना हो जाए, ठीक है, तो R का मान बढ़ जाता है, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, और जब आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो धारा अच्छी नहीं आएगी, और धारा अच्छी नहीं आने का मतलब है कि तुम्हारा बैटरी जल्दी डाउन होगा, होता है नहीं होता। ठीक है, यानी कि बैटरी अगर पुराना हो जाएगा, सेल पुराना हो जाएगा, तो वो जल्दी डिस्चार्ज होगा, एकदम चार्ज हुआ था लेकिन ज्यादा नहीं चल पा रहा है वो,
क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि भैया वो विद्युत अपघट्य तुम्हारा पुराना हो गया और जो उसमें धात्विक इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं वो तुम्हारे पुराने हो गए, यानी कि उनकी प्रकृति पर डिपेंड करता है। और उनके पुराने होने पर जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो सेल के पुराने होने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। क्लियर है बात? आंतरिक प्रतिरोध बढ़ गया और आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने का मतलब है कि सेल में से अब धारा बढ़िया आई नहीं रही, प्रतिरोध बढ़ गया, रुकावटें बढ़ गई, तो इस वजह से सेल जल्दी डाउन हो जाएगा। क्लियर? पहला पॉइंट हो जाता है, नोट करना है अच्छे से हेडिंग डालकर कि आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, और पहला कारक ये हो गया। दूसरा कारक है कि सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर हमारा, वो सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि ये जो सेल लगे हुए होते हैं इनके बीच में जो प्लेटें होती हैं, ठीक है, अगर बैटरी को आप ध्यान से देखोगे तो उसमें बहुत सारे चैम्बर बने हुए होते हैं, उसमें प्लेटें लगी हुई होती हैं, तो प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो आंतरिक प्रतिरोध भी ज्यादा होगा और कम होगी तो कम होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, प्लेटें बहुत पास पास होती हैं, वो इसलिए ही है ताकि आंतरिक प्रतिरोध कम उत्पन्न हो। सही है, क्योंकि प्लेटों के बीच की दूरी जितनी पास पास होंगी, जितनी ये घनी होंगी, आपस में चिपकी हुई सी होंगी, उतना आंतरिक प्रतिरोध कम बनेगा। ठीक है, उतनी रुकावटें कम उत्पन्न होंगी। दूसरा पॉइंट हो जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट नोट कर लेना है, दूसरा नोट कर लेना है। तीसरा पॉइंट कहता है कि विद्युत अपघट्य की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, सांद्रता का मतलब है यहाँ पर कि भाई जो अनुपात है उसका तेजाब का और पानी का वो ठीक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसे बिल्कुल गाढ़े गाढ़े तेजाब को भर दो तो पता चल जाए कि प्लेट ही गल गई इसकी, कि भाई हमें बहुत अच्छी लाइट चाहिए थी तो हमने इसके अंदर इतना तेजाब भर दिया, बिल्कुल प्योर तेजाब भर दिया, प्लेटें भी गल गई और अनुक्रमानुपाती तो सांद्रता बढ़ी और प्रतिरोध भी बढ़ा, यानी करंट वरंट कहाँ से निकलेगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। तो इसलिए सांद्रता को भी ध्यान में रखना है कि जो विद्युत अपघट्य है वो उपयुक्त सांद्रता का होना जरूरी है। ठीक है, अगर बात करें नंबर 4 की, नंबर 4 आपको सबको पता होगा। ठीक है, नंबर 4 क्या कहता है कि सेल में स्थित प्लेटों के विद्युत अपघट्य में डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, इसका क्या मतलब है भैया? इसका मतलब है कि तुमने अपना बैटरा है, अगर उसमें पानी नीचे आ जाएगा, ठीक है, उसमें जो विद्युत अपघट्य है वो कम हो जाएगा, तो क्या होगा? कम हो जाएगा, क्षेत्रफल कम हो गया तो प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, उल्टा होना है। ठीक है, और ऐसा होता है व्यवहारिक तौर पर। तुम्हें पता है कि भाई अगर पता चले कि बैटरा जल्दी डाउन होना शुरू हो गया है तो तुम बैटरी को चेक करोगे कि इसमें पानी कम है या ज्यादा है, तो पता चला कि पानी बहुत कम हो गया। पानी कम हो गया यानी कि जो विद्युत अपघट्य में डूबी हुई प्लेटें हैं उनका क्षेत्रफल क्या हो गया? कम हो गया, तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ गया यानी कि विद्युत धारा निकलनी कम हो गई। क्लियर है? तो इसलिए हमेशा अपने जो सेल है उसे विद्युत अपघट्य को ऊपर तक भर के रखना है, प्लेटों को डुबो कर रखना है। ठीक है, यानी कि प्लेटें डूबी रहेंगी, ये वाली इसके अंदर जो प्लेटें हैं प्लेटें डूबी रहेंगी विद्युत अपघट्य से, तो क्षेत्रफल अधिक होगा और क्षेत्रफल अधिक होगा तो हमारा आंतरिक प्रतिरोध कम बनेगा। क्लियर है बात? ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना है, परिभाषा को भी, प्रभावित करने वाले कारकों को भी। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया करके अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। क्लियर? अब बात आती है सेल का वैद्युत वाहक बल। ठीक है, इतना लिखने के बाद अच्छे से हेडिंग डाल लेना है, सेल का वैद्युत वाहक बल। और वैद्युत वाहक बल भैया बहुत मोस्ट है। ठीक है, अच्छा खासा मोस्ट टॉपिक है सेल का वैद्युत वाहक बल। इसे शॉर्ट फॉर्म में ईएमएफ बोलते हैं। ठीक, ईएमएफ। अब ये ईएमएफ होता क्या है ध्यान से समझ लो, अभी लिख लेना। पहले हेडिंग डाल लेना है कि सेल का वैद्युत वाहक बल, और इसमें क्या होता है कि सेल, ये सेल है तुम्हारा, तो सेल के अंदर की बात चल रही हो या बाहर की बात चल रही हो या संपूर्ण वैद्युत परिपथ की बात चल रही हो, यानी कि जहां पर ये सेल लगा हुआ है उस पूरे सर्किट की बात कर रहे हो हम। ठीक, तो सेल के अंदर तथा बाहर या संपूर्ण वैद्युत परिपथ में एकांक आवेश को, पता चला कि इस टर्मिनल से हमने 1 कूलाम आवेश निकाल लिया। ठीक है, 1 कूलाम आवेश निकाल लिया, यानी कि एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा, इस सेल द्वारा आवेश पर किया गया कार्य सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, E इक्वल टू होता है W/Q। और ये क्या है कि एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य या एकांक आवेश को उत्पन्न करने में या एकांक आवेश को सेल के टर्मिनल से निकालने में जो सेल ने ऊर्जा दी उसे, वो है सेल का वैद्युत वाहक बल। ठीक है, ध्यान रखना, यहां से विभव भी बन जाता है।
ठीक है। अगर सेल का जिक्र ना हो तो ये विभव है कि एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य है। बस अंतर इतना आ रहा है कि भैया जो एकांक आवेश निकला उस एकांक आवेश पर सेल ने कितना काम किया, सेल द्वारा किया गया कार्य कितना है उसे एकांक आवेश को प्रवाहित करने में या उत्पन्न करने में, या फिर बोल दो कि सेल द्वारा एकांक आवेश को दी गई ऊर्जा सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाती है। ठीक है, देखिए अब नोट करते हैं इसे। अगर बात करें डेफिनेशन की तो देखिए डेफिनेशन से और अच्छा समझ में आ जाएगा कि सेल के अगर वैद्युत वाहक बल की बात करी जाए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करी जाए, तो सेल के अंदर की बात कर लो या बाहर की बात कर लो या फिर पूरे संपूर्ण वैद्युत परिपथ की बात कर लेते हैं जिसमें सेल लगा हुआ है। ठीक है, तो सेल के अंदर तथा बाहर अर्थात संपूर्ण वैद्युत परिपथ में, ठीक है, संपूर्ण वैद्युत परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा आवेश पर किया गया कार्य अर्थात आवेश को दी गई ऊर्जा, ठीक है, यानी कि सेल द्वारा आवेश को दी गई ऊर्जा को सेल का ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, बढ़िया करके हेडिंग डाल लो और बढ़िया करके नोट कर लेनी है डेफिनेशन। देखो समझो, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं और कैपिटल ई इक्वल टू होता है भैया W अपॉन क्यू, यानी कि ये क्या हो गया, E इक्वल टू W अपॉन क्यू क्या हो गया, ये हो गया आपका एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। ठीक है, अगर Q का मान कर दें हम 1 कूलाम, तो 1 कूलाम आवेश को या एकांक आवेश को प्रवाहित करने में, ठीक है, कि एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा आवेश पर किया गया कार्य अर्थात सेल को दी गई ऊर्जा को सेल का ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये तुम्हारा वही बैटरा है, सेल है, कोई प्लस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल है, तो यहाँ से मान लिया कोई एकांक आवेश निकला, 1 कूलाम आवेश निकला, तो इस 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में, उत्पन्न करने में इस सेल द्वारा आवेश पर किया गया कार्य सेल का ईएमएफ कहलाता है, या 1 कूलाम आवेश को दी गई ऊर्जा, ठीक है, सेल द्वारा इसे उत्पन्न करने में दी गई ऊर्जा क्या कहलाता है, सेल का ईएमएफ कहलाता है। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना है, ये इसकी डेफिनेशन है। अगर बात करी जाए इसके मात्रक की, तो मात्रक क्या बनने वाला है, साफ साफ दिखाई दे रहा है ऊपर क्या है, कार्य या ऊर्जा, तो जूल अपॉन नीचे क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है भैया, कूलाम, तो जूल अपॉन कूलाम, और जूल अपॉन कूलाम को हम क्या बोल देते हैं, बोल्ट कहते हैं। ठीक है, बोल्ट कहते हैं, दिख रहा है, बढ़िया। तो ये क्या है, बोल्ट बना और बोल्ट बन गया। ठीक है, यानी कि ये इसका मात्रक क्या हो गया, बोल्ट हो गया। अगर बात करें बीमीय सूत्र की, तो बीमीय सूत्र और समझ लेना है। बीमीय सूत्र की अगर बात करें तो बीमीय सूत्र क्या होगा, ऊपर है तुम्हारा भैया क्या, जूल, जूल का क्या होता है, जूल का होता है mL2T-2, ठीक है, कार्य हो या ऊर्जा हो, बीमीय सूत्र mL2T-2 होता है। नीचे कूलाम, Q, Q बराबर IT होता है, यानी कि AT होता है। तो भैया इसका बीमीय सूत्र कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा, ये कितना आ गया, देख रहा है, हाँ, ये आ जाएगा आपका mL2, ठीक है, T-3 -2 है और एक टी ऊपर जाएगा तो माइनस के 1 और हो जाएगा, तो -3 और a -1 हो जाएगा, और ये भैया बन जाएगा आपका बीमीय सूत्र। सही है, अच्छे से नोट करते रहना है चीजों को, बढ़िया करके, बिल्कुल। ये बन गया आपका बीमीय सूत्र। अगर बीमीय सूत्र पूछे कि सेल का वैद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, बीमीय सूत्र भी लिखिए। तो वैद्युत वाहक बल की परिभाषा लिख देनी है कि सेल के अंदर तथा बाहर अर्थात संपूर्ण वैद्युत परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा आवेश पर किया गया कार्य अर्थात आवेश को दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। ये डेफिनेशन लिख देनी है, सूत्र लिख देना है, मात्रक लिख देना है, ठीक है, और बीमीय सूत्र लिख देना है। अब यहाँ से भैया एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, काफी बार पूछा जा चुका है, 2-3 बार पूछा जा चुका है, और क्वेश्चन बनता है आपका कि एक ईएमएफ से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एक ईएमएफ से आप क्या समझते हैं, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है कि एक ईएमएफ से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो उसने कुछ नहीं करा, बस तुम्हें थोड़ा सा भ्रमित कर दिया। देखो भैया, एक ईएमएफ क्या बनेगा कि अगर 1 कूलाम आवेश, यानी कि जो बैटरा है हमारा, उसमें से 1 कूलाम आवेश निकले और 1 कूलाम आवेश को उत्पन्न करने में सेल द्वारा आवेश पर 1 जूल का कार्य करना पड़े, ठीक, तो सेल का वैद्युत वाहक बल कितना हो गया, 1 वोल्ट, और उस 1 वोल्ट को ही एक ईएमएफ कहा जाता है। सही है, यानी कि W बराबर क्या है, E इक्वल टू क्या है, W अपॉन Q। अगर Q का मान कर दें हम 1 कूलाम, कि 1 कूलाम आवेश को, ठीक है,
कि सेल के अंदर तथा बाहर अर्थात संपूर्ण वैद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा आवेश पर किया गया कार्य कितना हो, 1 जूल हो। ठीक है, 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो सेल का ईएमएफ 1 होगा, या सेल का जो ईएमएफ है वो 1 वोल्ट होगा, और इस 1 वोल्ट को ही हम 1 ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, यही लिखना है, यही लिखना है कि यदि किसी सेल के अंदर तथा बाहर अर्थात संपूर्ण वैद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को हेड डाल लेना है 1 ईएमएफ, और इसमें ही करेक्शन कर लेना है बस परिभाषा में कि संपूर्ण वैद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा आवेश पर किया गया कार्य 1 जूल हो तो सेल का ईएमएफ 1 होता है, या सेल का वैद्युत वाहक बल 1 ईएमएफ होता है या 1 वोल्ट होता है। ठीक है, और या फिर ऐसे लिख लो कि 1 वोल्ट होता है और इसे ही सेल का ईएमएफ कहते हैं। सही है, अच्छे से नोट कर लेना है ईएमएफ को भी, बिल्कुल यही परिभाषा है, इसमें करेक्शन करना है। एक यहाँ पर लिख दो 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा आवेश पर किया गया कार्य 1 जूल हो तो सेल का वैद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होता है, जिसे 1 ईएमएफ भी कहते हैं। सही है, अच्छे से इसे लिख लेना है, बिल्कुल बढ़िया करके, छोड़ना मत। सही है, लिख लेना इसे 1 ईएमएफ की डेफिनेशन को। अब बात करते हैं सेल के टर्मिनल विभवांतर की। सही है, नीचे का बिल्कुल वैद्युत वाहक बल अच्छे से नोट कर लेना है। वैद्युत वाहक बल एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है आपसे कि सेल के वैद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, तथा 1 ईएमएफ को भी स्पष्ट कीजिए, इस तरह से आ जाता है, तो ध्यान रखना, अच्छे से नोट कर लेना है इसे बढ़िया करके। देखिए, बात करते हैं सेल के टर्मिनल विभवांतर की। सही है, इसे अच्छे से नोट कर लेना है बिल्कुल बढ़िया करके। सेल का टर्मिनल विभवांतर और देखते हैं क्या होता है। देखिए, अगर बात करें सेल के टर्मिनल विभवांतर की, तो सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, तो सेल के टर्मिनल विभवांतर का मतलब है कि एक सेल है तुम्हारे पास, ठीक है, बैटरी है और उसके 2 टर्मिनल हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो उसके दोनों जो टर्मिनल हैं, ठीक है, उनके बीच में जो ऑपरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी ऑपरेट करने वाला जो विभवांतर है, उसे ही बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर। अगर मौखिक वैसी साधारण भाषा में समझो तो जो सेल है, बैटरा है, उसके जो 2 सिरे हैं, टर्मिनल है, उनके बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। और यही डेफिनेशन है कि किसी सेल की प्लेटों के बीच प्रचालन विभवांतर, ठीक है, प्रचालन विभवांतर यानी कि ऑपरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, और इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक लाइन की परिभाषा है कि कोई सेल है तो किसी सेल की जो प्लेटें होती हैं उनके बीच में जो प्रचालन विभवांतर होता है उसे ही हम भैया टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक, एक बात आपको यहां से ध्यान रखनी है कि जो सेल का टर्मिनल विभवांतर होगा वो हमेशा वैद्युत वाहक बल से छोटा होगा, कम होगा। सही है, इस बात को ध्यान रखना है। वैद्युत वाहक बल भी आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, और टर्मिनल विभवांतर भी आपके सामने है। ठीक, यहां से आपका पॉइंट बनता है 1 नंबर में कि भैया जो सेल का टर्मिनल विभवांतर है और सेल का वैद्युत वाहक बल है, इनमें दोनों में क्या संबंध है। तो अगर बात करी जाए बड़े और छोटे की, तो जो टर्मिनल विभवांतर है वो हमेशा कम आएगा और वैद्युत वाहक बल हमेशा ज्यादा आएगा। समझो बात को कैसे। मान लिया ये एक आपका बैटरा है जो आप खरीद के लाए हो मार्केट से, ठीक है, प्लस माइनस। समझो बस बात को कि एक मार्केट से आप बैटरा खरीद कर लाते हो और उस पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट। तो वो जो 12 वोल्ट लिखा हुआ है, ये 12 वोल्ट क्या है, ये 12 वोल्ट भैया इसका ई है, सेल का वैद्युत वाहक बल है कि मैक्सिमम जो है ये 12 वोल्टेज उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, ये इसका ईएमएफ है। ठीक, ईएमएफ का मतलब है कि आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा आवेश पर किया गया कार्य है, यानी कि ये आवेश अगर उत्पन्न होगा तो ये 12 वोल्ट यानी कि 12 जूल का काम कर सकता है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो बात को। तो ये क्या है, वैद्युत वाहक बल है, और जो वैद्युत वाहक बल है वो हमेशा ज्यादा होता है। बैटरी पर जो लिखा हुआ होता है ना, अगर तुम कोई सेल देखोगे, आपके आसपास में कोई सेल होगा, बैटरा होगा, तो उस पर ध्यान से देखना, उसके इंस्ट्रक्शन में लिख रहा होगा कहीं ना कहीं कि इतने वोल्ट, तो वो क्या है, उसका ईएमएफ है, वैद्युत वाहक बल है। अब भैया अगर बात करी जाए टर्मिनल विभवांतर की, तो टर्मिनल विभवांतर क्या होगा, जो इसके सिरों के बीच उत्पन्न होगा। अब ध्यान से समझो, अब इसके जो
सिरे हैं वहां तक जब आवेश जाएगा, वैद्युत धारा जाएगी, तो बीच में क्या भरा हुआ है, विद्युत अपघट्य। और विद्युत अपघट्य क्या करेगा, आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न करेगा सेल के अंदर, और उस आंतरिक प्रतिरोध की वजह से क्या होगा भैया, विभव पतन होगा। विभव पतन का मतलब है वोल्टेज थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, ठीक है। यानी कि विभव पतन से क्या होने वाला है, वोल्टेज पर फर्क पड़ेगा, वोल्टेज थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, और जिसकी वजह से पता चला ये 12 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पर हम इसके सिरों पर वोल्टेज चेक करते हैं तो पता चल रहा है वो आ रही है 11.8 वोल्ट, 11.9 वोल्ट। तो भैया 0.2 वोल्ट कहाँ गई, वो ये विभव पतन यानी आंतरिक प्रतिरोध जो विद्युत अपघट्य है इसके अंदर, उसने रुकावट डाल दी है। आंतरिक प्रतिरोध की वजह से विभव पतन हो गया, और वो विभव पतन की वजह से जो सेल का टर्मिनल विभवांतर है उसका मान हमेशा कम रहेगा सेल के वैद्युत वाहक बल से। अब सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल विभवांतर, वैद्युत वाहक बल, तीनों में रिलेशन बनने वाला है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सुपर डुपर मोस्ट पॉइंट है जो यहाँ का, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ने इस वीडियो में क्या समझ लिया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी आपने पढ़ लिया, वैद्युत वाहक बल आपने पढ़ लिया, सेल का टर्मिनल विभवांतर आपने समझ लिया, ठीक है। अब इन तीनों में रिलेशन की अगर बात करें तो उसके लिए आपको जाना होगा नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें, और मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और वो नया टॉपिक क्या है हमारा, ठीक है, क्या है कि सेल की टर्मिनल विभवांतर, वैद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, और जो बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पक्के करके जाता है, ठीक है। एग्जाम बोर्ड का, ठीक है, पेपर उठा के देख लेना, हर साल छपा हुआ मिलता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए, या फिर इस अभी आपने समझा कि जो टर्मिनल विभवांतर है वो वैद्युत वाहक बल से हमेशा छोटा होता है, कम होता है, हमेशा कम रहेगा। अब बात आएगी कि क्या इस टर्मिनल विभवांतर को वैद्युत वाहक बल के बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पता चलने वाला है। तो सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने साथियों को सबको शेयर कर दीजिए, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जितना कराया जा रहा है उतना पढ़ते रहिए, काफी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।